Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED IDMR Paper 2 Unit 1.1 Principle of Growth and Development। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से किसी बालक का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और उसके जीवन को प्रभावित करता है। आइए जानते हैं। आइए अब जानते हैं यूनिट 1.1। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे प्रिंसिपल एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स ऑफ चाइल्ड कि किस प्रकार से ह्यूमन बॉडी है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। आइए जानते हैं। वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है, फिजिकल ग्रोथ। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके शरीर के अंग बढ़ते जाते हैं। साधारण तौर पर वृद्धि का अर्थ बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास एवं अंगों की कार्य करने की क्षमता से लिया जाता है। अब यहाँ पर बताया कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, जैसे जैसे उसका साइज़ बड़ा होता है, उसका फिजिकली जो स्ट्रक्चर है वह बड़ा होता है, उसके जो अंग होते हैं उनकी ग्रोथ होती है, उसको हम फिजिकली ग्रोथ बोलते हैं। आगे बताया गया है इसके अंदर शारीरिक वृद्धि के द्वारा उसकी कार्य क्षमता का पता लगाया जा सकता है। वृद्धि बच्चे के व्यवहार को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है कि जो बच्चे का शारीरिक ग्रोथ है वह किस प्रकार से उसको किसी भी कार्य को या टास्क को करने में हेल्प कर पा रहा है, इसका भी हम पता लगा सकते हैं। और बच्चे के व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं यह भी मुख्य रूप से देखा जा सकता है कि जब जब बच्चे के शरीर में कोई भी ग्रोथ होती है, कोई भी डेवलपमेंट होता है किसी भी एरिया में, तो उसकी वजह से बच्चे का जो व्यवहार है उसके अंदर अनेक प्रकार के जो प्रतिक्रियाएं हैं वह होती हैं, जिसको हम मुख्य रूप से बच्चे का जो ऑब्जर्वेशन करके हम पता लगा सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए अब जानते हैं वृद्धि और विकास की परिभाषा कि कौन कौन सी परिभाषा है, विद्वानों ने किस प्रकार से वृद्धि और विकास को परिभाषित किया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। हर्बर्ट सोरेंस एक ये जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार के बारे में रिसर्च किया था। आइए इसके बारे में जानते हैं। हर्बर्ट सोरेंस ने शारीरिक वृद्धि को बड़ा भारी होना बताया है, अर्थात शारीरिक अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि होना और ऐसी वृद्धि जो मापा जा सके। जो शरीर में भार में जो वृद्धि होती है, जो उसके आकार में जो वृद्धि होती है, उसको हम जो माप सकते हैं वह वृद्धि कहलाती है। यह वृद्धि के बारे में इन्होंने डेफिनेशन बताई गई है। आइए इसके बारे में नेक्स्ट डेफिनेशन है उसके बारे में जानते हैं। फ्रैंक ने वृद्धि को परिभाषित करते हुए बताया है, फ्रैंक नाम के विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसके बारे में जो परिभाषा दी गई है आइए इसके बारे में जानते हैं। शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार के वृद्धि शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन के साथ साथ शरीर के लंबे चौड़े ऊंचे और भार वजन को व्यक्त करता है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि शरीर के किसी भी एरिया में जो भी परिवर्तन होता है उसको वृद्धि कहते हैं। अब इसमें जो शरीर के अंगों में जो परिवर्तन हुआ है उसको बताया गया है उन्होंने कि लंबाई के रूप में हम देख सकते हैं, चौड़ाई के रूप में देख सकते हैं और ऊंचाई के रूप में और भार के रूप में हम उसको इवेलुएट कर सकते हैं कि जो ग्रोथ है उसको हम किस प्रकार से जांच सकते हैं। ये यहाँ पर पैरामीटर्स बताए गए हैं कि इनके द्वारा हम वृद्धि को जांच सकते हैं कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति में ग्रोथ हुई है। आगे दिया गया है इसके अंदर बाल विकास का अर्थ, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो मीनिंग दिया गया है उसके बारे में जानते हैं। विकास का अर्थ गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था के होने वाले विभिन्न परिवर्तन को कहते हैं। अब यहाँ पर बताया किसी बालक में जो परिवर्तन होते हैं वह उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि जो उसकी प्रौढ़ अवस्था होती है उस तक उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, उसकी ग्रोथ होती रहती है। कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है उसके जन्म के साथ ही उसका जो डेवलपमेंट है जो उसका स्टार्ट हो जाता है और वह उसके उम्र के साथ साथ चलता रहता है, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, उसके अंदर उसका जो डेवलपमेंट है, विकास है, वह होता रहता है। आइए इसमें आगे जानते हैं। विकास का कार्य गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। इस प्रकार के विकास की यह प्रक्रिया गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता
तक पहुंचती है। अब यहाँ पर बताया कि किसी भी बालक में जब वह जन्म लेता है उससे पहले जब वह गर्भावस्था में होता है, जब बेबी कंसीव होता है, उसी दौरान से जो बेबी है उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है कि पहले बच्चा छोटा होता है, फिर जैसे जैसे उसके जो आकार में और फिजिकली ग्रोथ होती है वह उसकी ग्रोथ पूरी उम्र चलती रहती है और उसको परिपक्वता तक पहुंचाती है। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे इसमें दिया गया है, विकास एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है परंतु विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब यहाँ पर बताया कि जो वृद्धि होती है, किसी भी इंसान का जो बॉडी की जो हाइट होती है, उसका जो वेट होता है, वह एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। जो उसके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, जो किसी व्यक्ति में जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और भार के रूप में हम जो देखते हैं, उसका वेट के रूप में हम देखते हैं, वह एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। जैसे कि किसी भी इंसान की अगर हम हाइट की बात करें तो वह मिनिमम 18 ईयर या 25 टू 26 ईयर या फिर 30 ईयर तक जो भी उसकी ग्रोथ होती है वह हो चुकी होती है और उसके बाद वह पॉज हो जाती है। उसके बाद जो विकास होता है, जो उसका डेवलपमेंट होता है, वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, किस प्रकार से समझते हैं, आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। स्किनर के शब्दों में विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। अब यहाँ पर जो स्क्रीनर हुए हैं उन्होंने बताया है कि विकास जो होता है वह जीव और उसके वातावरण में जो अंतःक्रिया होती है उसके परिणाम के द्वारा ही उसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसको विकास कहते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। हार्लॉक के शब्दों में विकास अभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अब यहाँ पर जो हार्लॉक है उन्होंने बताया है कि व्यक्ति में जो परिवर्तन होते रहते हैं, उन परिवर्तनों की जो प्रक्रिया है वह क्रियाशील रहती है, क्रमशील रहती है, कि वह क्रमबद्ध तरीके से चलती रहती है और व्यक्ति के जीवन में जो भी विकास है उसके परिणाम स्वरूप उसके अंदर नई नई जो विशेषताएं हैं, जो नई नई योग्यताएं हैं वह आती रहती हैं, जो कि हम व्यक्ति के विकास के रूप में हम जान सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए आगे जानते हैं इसका विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि किस प्रकार से जो विकास की अवस्थाएं होती हैं वह व्यक्ति में आती हैं, किस प्रकार वह समय के साथ साथ व्यक्ति में परिवर्तन लाती हैं। आइए इन सब बातों का हम यहाँ पर अर्थ है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सोपानों या अवस्थाओं में से गुजरता है। इसके संबंध में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। सामान्य रूप से इनका वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसकी प्रक्रिया में जो बालक है उसके अंदर अनेक प्रकार की जो परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों के आधार पर जो मनोवैज्ञानिक है, जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनके अंदर अनेक प्रकार के जो मतभेद है, जो डिस्कशन है वो हुए हैं। सामान्य रूप से इन सभी डिस्कशनों के आधार पर जो वर्गीकरण है विकास का, उसको 4 भागों में बांटा गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर शैशवावस्था, जन्म से 5 to 6 ईयर तक की जो अवस्था होती है शैशवा अवस्था के नाम से जानते हैं। इस शैशवा अवस्था में क्या बताया गया है कि जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक का जो समय होता है, जो पीरियड होता है, उसको शैशवा अवस्था के अंदर रखा गया है कि जो व्यक्ति का यह डेवलपमेंट होता है यह शैशवा अवस्था के नाम से जाना जाएगा। आइए इसके बारे में बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जो एज बताई गई है वह 5 to 6 ईयर से 12 ईयर तक की बताई गई है कि किसी बच्चे में जो बाल्यावस्था है वह 5 से 6 वर्ष और मैक्सिमम यह 12 ईयर तक रहेगी। फिर आती है किशोरावस्था, अडल्टहुड की जो हम अवस्था बोलते हैं, जो एज बोलते हैं, उसके अंदर होता है बच्चा 12 ईयर से लेकर 18 ईयर तक का उसके अंदर कैलकुलेशन किया जाता है कि जब बच्चा 12 से 18 वर्ष तक का होता है तो उसको किशोरावस्था के अंतर्गत रखा जाता है और उसके आधार पर ही उसका वर्गीकरण किया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया इसका वयस्का अवस्था कि जो प्रौढ़ अवस्था है उसको भी हम इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पर बोलते हैं वयस्का अवस्था। 18 वर्ष से मृत्यु तक की जो भी एज होती है उसको वयस्का अवस्था के नाम से जाना जाता है। आइए इसके अंदर आगे जानते हैं। कुछ वर्गीकरण और भी किए गए हैं। अब यहाँ पर एक जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने बताया गया है, एक वर्गीकरण किया है, उसके अनुसार भी हम इनके बारे में जानते हैं। कॉल ने
विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से जो कॉल है उन्होंने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर गर्भावस्था। गर्भधारण से लेकर जन्म तक का जो समय होता है जिसमें बच्चा कंसीव होता है और बर्थ टाइम तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं गर्भावस्था, नेटल पीरियड। अब इसमें दिया गया है इसमें शैशवा अवस्था, जन्म से लेकर जो 5 ईयर तक का समय दिया गया है शैशवा अवस्था। थर्ड पॉइंट पे दिया गया है इसमें बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था जो बताई गई है इसमें 5 ईयर से लेकर 12 ईयर तक बताई गई है। किशोरावस्था बताई गई है 12 ईयर से लेकर 18 ईयर तक, और जो युवावस्था बताई गई है वह 18 ईयर से लेकर 25 ईयर तक का बताया गया है। प्रौढ़ावस्था जो बताई गई है 25 ईयर से लेकर 55 ईयर तक, और उसके बाद वृद्धावस्था जो 55 से लेकर मृत्यु तक जो चलती रहती है, एज का जो पीरियड चलता रहता है उसको एक वृद्धावस्था के अंदर कैलकुलेट किया गया है। मुख्य रूप से हम देखेंगे कि जो बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है, ये सब की सब जो अवस्थाएं होती हैं ये कॉमन जो टाइम पीरियड है वो मिलेगा, सबका एक जैसा ही मिलेगा तकरीबन, कि जिन्होंने बाल्यावस्था को 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक और 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था को लिया गया है। ये मुख्य रूप से हम सब में एक जो कॉमन समानता है उसके रूप में देख पाएंगे। आइए इसमें आगे जानते हैं। मानव विकास की अवस्थाओं को लेकर विद्वानों में मतभेद पाए जाते हैं, परंतु अधिकतर विद्वान मानव विकास की निम्न 4 अवस्थाओं को स्वीकार करते हैं। कि कुछ विद्वानों में जो डिबेट है वो हुआ है, उनके अंदर जो मतभेद है इस बात पर है कि मनुष्य की जो 4 अवस्थाएं हैं वह मुख्य रूप से होती हैं, कि जिसमें फर्स्ट दिया गया है उसके अंदर शैशवावस्था, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का जो टाइम होता है, 6 ईयर तक का जो टाइम होता है उसको शैशवावस्था के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। फिर दिया गया है उसके अंदर बाल्यावस्था, 6 to 12 ईयर तक का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो। थर्ड दिया गया है इसके अंदर किशोरावस्था, 12 से लेकर जो 18 ईयर तक का जो बताया गया है उसको हम किशोरावस्था में कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आता है वयस्का अवस्था, जो 18 से लेकर टिल डेथ तक जो टाइम पीरियड चलता है उसको युवावस्था के नाम से जानते हैं, वयस्का अवस्था के नाम से जानते हैं। अब इसमें आगे बताया गया है शिक्षा मनोविज्ञान में प्रथम 3 अवस्थाओं का ही महत्व है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन तीनों अवस्थाओं को विकास का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर बताया कि जो शिक्षा का क्षेत्र है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, उसके अंदर उपरोक्त 3 जो ग्रुप बताए गए हैं डेवलपमेंट के, उनको शामिल किया जाता है कि इनमें जो टोटल है जन्म से लेकर 18 वर्ष तक बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है। ये यहाँ पर बताया गया कि इसके अंदर हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बच्चों के अंदर जो अवस्थाएं होती हैं उसका परिवर्तन होता है, जो चेंजिंग होती है उसका आकलन करते हैं और बच्चे को एजुकेशन प्रदान करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें जो शैशवावस्था है उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आइए उसमें जानते हैं क्या बताया गया है। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पे शैशवावस्था, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था के अंतर्गत लगभग 2.5 वर्ष की अवस्था से तीव्र गति से विकास होता है। अब यहाँ पर बताया है कि जो अदर ग्रोथ होती हैं उनमें उनके कंपैरिजन में शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का जो ईयर बताया गया है, इसमें 2.5 वर्ष की अवधि में तीव्र गति से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जो ग्रोथ होती है वह बहुत अधिक गति से होती है, शरीर की जो फिजिकली ग्रोथ होती है बहुत तीव्रता से होती है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। इस अवस्था में इस अवस्था में दोहराने की या अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह अवस्था भाषा को सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है और इस अवस्था में बच्चा देखकर सीखने लगता है, अर्थात इस अवस्था में सामाजिकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो शैशवावस्था होती है इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, रिपीटेशन करता है, अनुकरण करता है, जैसे कॉपी हम बोलते हैं कि नकल कर रहा है, उन सब क्रियाओं को करके वह सीखने का प्रयास करता है। और इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसका विकास भी बड़ी ही तीव्र गति से होता है। बच्चा दूसरों को देखकर सीखने का प्रयास करता है और उसके अंदर जो सामाजिकरण की भावना है, जो सोशलाइजेशन है बच्चे के अंदर, वह भी अच्छे से डेवलप होता है।
ये सब शिशुवावस्था के अंदर विकास के चरण हम बच्चे में देख पाते हैं मुख्य रूप से। आइए इसमें आगे जानते हैं। यह कहा जाता है कि शिशुवावस्था की अवस्था शिक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यही वह अवस्था होती है जिससे अध्यापक, माता पिता व समाज के व्यक्तियों का प्रभाव बच्चे पर अत्यधिक पड़ता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो शिशुवावस्था है उसको शिक्षा के लिए सबसे उपयोगी एज ग्रुप बताया गया है कि यहाँ पर जो बच्चा है उसके ऊपर अध्यापक का, टीचर्स का और जो पेरेंट्स हैं उनका और समाज के जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आते हैं उनका सबसे अधिक प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। यहाँ पर बच्चा सबसे अधिक जो लर्निंग प्रोसेस होती है उस क्रिया के साथ जुड़ता है। आगे इसमें दिया गया है, और बच्चा अनुकरण करके सीखने का प्रयास करता है। अनुकरण विधि बच्चों को अधिगम करने की सर्वोत्तम विधि होती है। अब यहाँ पर बताया है कि जो इस एज ग्रुप में बच्चा अनुकरण विधि के द्वारा सीखने का प्रयास करता है, और अनुकरण विधि जो बताई गई है वह बच्चों के लिए सीखने का सर्वोत्तम विधि के रूप में, मेथड के रूप में जाना जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं बाल्य अवस्था, कि किस प्रकार से जो बाल्य अवस्था है वह बालक को प्रभावित करती है और उसके विकास के क्षेत्र में उसको योगदान देती है। आइए इस बात के बारे में भी, इस विषय के बारे में भी हम यहाँ पर जानते हैं। बाल्य अवस्था, यह अवस्था का वह चरण है जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलता है। 12 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था को 2 चरणों में बांटा जा सकता है। यह अवस्था का वह चरण है जो 6 से 12 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था को दो चरणों में बांट सकते हैं। 6 से 9 वर्ष तक बच्चों के तार्किक शक्ति का, चिंतन की क्षमता बढ़ती है। अब यहाँ पर बताया है कि जो बाल्यावस्था है उसको 2 ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए। फर्स्ट दिया गया है इसके अंदर एज ग्रुप 6 to 9 ईयर। इसके अंदर बच्चे का जो रीजनिंग एबिलिटी है, जो उसकी थिंकिंग एबिलिटी है, वह बहुत ज़्यादा विकसित होती है, कि उसकी जो सोचने समझने की, तर्क वितर्क करने की क्षमता है वह अच्छे से डेवलप होती है, और बच्चा इसके द्वारा बहुत तीव्रता के साथ सीखता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर, वहीं बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है, और इसका एक कारण मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि बच्चे के सीखने का क्षेत्र बढ़ जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बाल्यावस्था है उसके कारण इस प्रकार की जो एक्टिविटी है बच्चे में धीमी गति से होती है, जिसकी वजह से बच्चे का जो सीखने का क्षेत्र है उसका कारण मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि बच्चे का जो सीखने का एरिया है वह बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की लर्निंग एबिलिटी है वह कम नहीं होती, वह अलग अलग एरियाज हैं उसमें डिवाइड हो जाती है। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे बताया गया इसके अंदर, मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि इस अवस्था में अध्यापकों को बालक का सीखने के लिए शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं उनको, जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि बच्चों के सिखाने के लिए अध्यापक को जो शिक्षण प्रविधियाँ हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनका प्रयोग करके उसको सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है उसके अंदर बताया गया है किशोरावस्था, कि किस प्रकार से किशोरावस्था बालक के जीवन को प्रभावित करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह अवस्था जो 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 वर्ष तक चलती है, किशोरावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है और उसकी लंबाई व भार में तीव्रता से वृद्धि होती है। लेकिन लड़कियों में लंबाई, भार व मांसपेशियों में लड़कों की अपेक्षा तेजी से वृद्धि होती है। यही वह अवस्था होती है जिसमें प्रजनन अंग विकसित होते हैं और लड़कों व लड़कियों में अर्थात एक दूसरे विरोधी लिंग की ओर आकर्षण बढ़ता है। यह अवस्था में तूफान की अवस्था कहलाती है। अब यहाँ पर बताया कि जो बालक का शरीर है वह डेवलप होता है, इसमें जो जेंडर के अकॉर्डिंग भी डेवलपमेंट देखा जाता है कि लड़कियों के अंदर लड़कों के कंपैरिजन में अधिक तीव्रता से जो ग्रोथ होती है देखने को मिलती है। इसका जो मुख्य कारण होता है कि लेडीज़ में, जो लड़कियों में जो जेनेटिक ऑर्गन्स होते हैं जो कि उनको एक माँ बनने के लिए एबिलिटी प्रदान करते हैं, उन सब का तेज़ी से विकास होता है और इन्हीं सब
विकास की वजह से एक दूसरे के अपोजिट जेंडर के अकॉर्डिंग वह अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ जो क्रिया करने के लिए उत्तेजित होते हैं। इस उत्तेजना की वजह से जो जीवन है उसको हम तूफ़ान की अवस्था के साथ जोड़ते हैं। तूफ़ान की अवस्था के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे का जो शरीर के अंदर जो अनेक प्रकार के हार्मोन्स चेंजिंग होती है, जिसकी वजह से उसका जो मूड है स्विंग होता रहता है। अनेकों प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं, जो फिजिकल नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए वह उत्तेजित रहता है। इन सब इम्पोर्टेंट्स तत्वों को देखते हुए इसको तूफ़ान की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। इस अवस्था में यौवन समस्या व नशा व अपराध की ओर उन्मुख होने की प्रवृत्ति लड़कों व लड़कियां पाई जाती हैं, इसलिए इस अवस्था को जीवन में तूफ़ान की अवस्था कहते हैं। अब यहाँ पर जो इसके अंदर आगे बताया गया है कि इस अवस्था में जो किशोर अवस्था होती है, इसके अंदर बच्चों को अच्छे से नॉलेज नहीं होती, जो उनकी नॉलेज होती है वह कम होती है, जिसकी वजह से वह यौन समस्या और जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है उसके साथ और जो नशे के आदि वगैरह हो जाते हैं। अपराधी की जो परिस्थितियाँ उनके साथ जुड़ जाते हैं, जिनका उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए लड़के और लड़कियां इस अवस्था में बहुत प्रभावित होते हैं, जिनको मैनेजमेंट और प्रबंधन के लिए और जो एक काउंसलिंग की बहुत अच्छे से ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये यहाँ पर बताया गया है। और इस एज में जो पेरेंट्स हैं उनको एक पेरेंट्स न बनकर अपने जो बच्चे हैं उनका एक फ्रेंड के रूप में उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके साथ हर एक जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। खासकर जब हम यौवन समस्या से संबंधित बच्चों के साथ बात करते हैं या फिर उससे रिलेटेड जब हम बात करते हैं, तो हमारे समाज में आज भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक हेजिटेशन के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब इस चीज़ का कोई बैड इफ़ेक्ट पड़ता है तो उसका सीधा सीधा असर बच्चे की लाइफ पर बहुत गहरा पड़ता है, जबकि उसके वजह से परिवार के अन्य लोग भी बहुत प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें आवश्यकता के अनुसार बच्चे की काउंसलिंग करनी चाहिए और अगर खुद से ना हो सके तो अपने किसी पेरेंट्स से या फिर फैमिली मेम्बर से या फिर किसी अदर पर्सन के साथ उसको, जिस पर भी आप यकीन करते हैं, इंटरेक्ट करवा के उस संबंध में उससे बात करनी चाहिए। ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है ताकि बच्चा एक बुरे प्रभाव से या किसी भी अपराध की स्थिति में जाने से बच सके और उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। ये सब की सब यहाँ पर जो विकास की अवस्थाएं हैं जो बताई गई हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए हम बालक के विकास के बारे में अच्छे से कामना और जो प्लान कर सकते हैं।